नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 5.2 जिसका नाम है सौरमंडल। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो लगातार इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि पेज नंबर 130 को जल्दी से ओपन करिए, वहां आपको मिलेगा चैप्टर 5.2। और दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी और कि वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अब तक वॉच नहीं करें हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे पूछे जाएंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ध्यान से पढ़िए, बुक्स को ओपन करिए, हाइलाइटर अपने पास में रख लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को 10 बार तरीके से पढ़ लेना। दोस्तों सौरमंडल, सबसे पहले हम जानते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। दोस्तों जो सन होता है, जो सूरज होता है, जो सूर्य होता है, उसका जो परिवार होता है उसे हम बोलते हैं सौरमंडल। अगर परिवार है तो मेंबर भी होंगे इसके। इसके मेंबर में अगर हम बात करेंगे सौरमंडल में क्या क्या आते हैं, सौरमंडल में आपके ग्रह आते हैं। ठीक है, सूर्य की फैमिली में कौन कौन से हैं? एक तो ग्रह होंगे, 8 फैमिली मेंबर हैं इसके। ठीक है, एक उपग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु आदि से मिलकर के बनता है आपका सौरमंडल। ध्यान रखिएगा, सौरमंडल क्या है? दिस इज द फैमिली ऑफ सन। ठीक है, ये क्या है? सन का परिवार है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, कि सौरमंडल मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 से लेकर के 33,000 प्रकाश वर्ष के डिस्टेंस पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो सौर मंडल है ये मंदाकिनी के केंद्र से कितना डिस्टेंस में है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपके सामने यूपी पीसीएस मेंस 2004 में। वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि सौर मंडल मंदाकिनी के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शंस आपको दिया गया था। ऑप्शन ए था आपका 22,000 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी था आपका क्या 33,000, 44,000, 55,000 प्रकाश वर्ष। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको राइट आंसर लगाना था वहाँ पे 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक रेंज नहीं दी गई थी, एक एग्जैक्ट फिगर दी गई थी। तो आपको 30,000 से लेकर के 33,000 प्रकाश वर्ष ये डिस्टेंस आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं सन के बारे में, जानते हैं अभी सूरज क्या है। दोस्तों आधुनिक अनुमान के आधार पर मंदाकिनी के केंद्र से, ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। और सूर्य एक गोलाकार कक्ष में कितनी स्पीड से 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, परिक्रमा करता है। और इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इसी घटना को हम बोलते हैं कॉस्मोस ईयर। ध्यान रखिए दोस्तों, कॉस्मोस ईयर में कुल कितने वर्ष होते हैं? ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष में कुल कितने वर्ष होते हैं? तो राइट आंसर क्या जाएगा 25 करोड़ वर्ष। और ये ब्रह्मांड वर्ष का संबंध या कॉस्मोस ईयर का संबंध किससे है? सूर्य से। राइट, ध्यान रखिएगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ दोस्तों कि मंदाकिनी के केंद्र के, ये मंदाकिनी, एक मिनट, ये मंदाकिनी इसके केंद्र के चारों ओर क्या करता है? सूर्य परिक्रमा करता है। तो इस गति से केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने का, वन राउंड पूरा होता है 25 करोड़ वर्ष में। और इसी घटना को हम बोलते हैं कॉस्मोस ईयर। अब सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? आप बताइए, सूर्य बड़ा है या पृथ्वी बड़ा है? ठीक है, साइज वाइज, आकार वाइज। ठीक है, बताइए, सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, पृथ्वी हमारी छोटी है। ध्यान रखिएगा, सूर्य कितना है? 109 गुना बड़ा है। और अगर हम बात करेंगे वेट में, क्या है? 3,33,000 क्या है? ये भारी है, इतना गुना क्या है इसका वेट है। लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। तीनों फिगर आपको ध्यान रखनी है। 109 गुना बड़ा है, हर बुक में दिया होता है, बट ये जो मैं कह रहा हूँ वेट के बारे में, वो काफ़ी कम दिया होता है बुक में। और वेट से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था, आईएएस प्री एग्जाम में 2006 में सीधे क्वेश्चंस ये पूछा गया था कि सूर्य पृथ्वी से, ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी से कितना गुना भारी है, वेट पूछा गया था। तो इसलिए प्लीज़ आपको ये पॉइंट भी हाईलाइट करना है। अब बढ़ते हैं इससे आगे। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में
8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसको सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। दोस्तों सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। एज आपको नहीं करनी हाईलाइट, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका व्यास आपको ध्यान रखना है। 13,91,016 किलोमीटर इसका क्या है? टोटल व्यास है, डायमीटर है, नॉट रेडियस। हम बात कर रहे हैं इस समय डायमीटर के बारे में। बाकी अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। सूर्य के रासायनिक संगठन में जो सूर्य बनता है वो बनता है 71% इसका जो पार्ट्स है उसमें आपका हाइड्रोजन है। वी कैन से दैट कि सूर्य की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसमें 71% हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। 26.5% क्या हीलियम है, तथा 2.5 लिथियम और अदर गैसेस पाई जाती हैं, या फिर अदर तत्व पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि सूर्य में जो आपकी एनर्जी बनती है वो बनती है हमेशा क्या? नाभिकीय संलयन के द्वारा। और इस नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? कन्वर्जन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? कन्वर्जन होता है, रूपांतरण होता है। और यही प्रक्रिया ही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होती है। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज 71% हिस्सा हाइड्रोजन, 26.5 हीलियम, 2.5 लिथियम एंड अदर तत्व। और नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? रूपांतरण होता है। बिल्कुल कट टू कट। देखिए, मैं केवल वो पॉइंट कर रहा हूँ आपको हाईलाइट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनको पीएचडी करनी है वो चाहो तो पूरी क्लास, पूरी बुक की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ सकता है आराम से। बट ये चीज़ें होती हैं रिटायरमेंट के बाद की चीज़ें। आप जॉब लीजिए, जॉब करिए, फैमिली के जो दायित्व है उसको निभाइए, उसके बाद आराम से इस बुक की एक लाइन पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो केवल रिकॉर्ड किया जा रहा है कॉम्पिटिटिव जितने भी एस्पिरेंट हैं हमारे उन सब के लिए बस। चलो अब बात करते हैं सूर्य की संरचना। सन है, सूरज है, सूरज का जो सेंटर एरिया होता है, जैसे आपका सूर्य का जो सेंटर एरिया होता है इसे हम बोलते हैं क्या? कोर। और सूर्य का जो आंतरिक हिस्सा जो इसका सेंटर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? ये होता है आपका 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर फ्रेंड एक काम करिए, आप यहाँ पे लिखिएगा सिंपल सा 15 मिलियन कैल। हाँ रुको रुको एक मिनट, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। हाँ, 15 मिलियन सेंटीग्रेड। एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन दिया गया मैक्सिमम टाइम 15 मिलियन, इस टाइप के समथिंग आपको ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों एक बार मुझे अच्छे से याद है कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का एग्ज़ाम था, ईयर था आपका 2004। वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ के केल्विन में आपकी फिगर ये रहेगी। इतना फैक्ट भी आपको इस बुक के साइड में लिख लेना है जिससे कि कन्फ्यूजन बने ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका जो बाहरी हिस्सा होता है, अगर हम सन को देखते हैं तो हम सन का जो आउटर एरिया होता है जो हमको दिखता है ना, ये वाला आउटर एरिया, इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर होता है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेंटीग्रेड कहूँ या सेल्सियस कहूँ, दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों में क्या फ़र्क है ये आप करिए गूगल और मुझे राइट आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सौर ज्वालाएँ क्या होती हैं। दोस्तों बाहरी सतह से उठने वाली जो फायर की जो लपटें होती हैं, ठीक है, जो आग की लपटें होती हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? सौर ज्वाला। ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ज्वाला है तो ज्वाला की अपनी कुछ ऊंचाई होगी। जैसे कि आप सिंपल ठंडों में अगर लकड़ी जलाते होंगे तो उसमें से ज्वाला निकल रही है, तो ज्वाला काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचती है ना। तो इस यहाँ पर सौर ज्वाला की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी देखिए अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहाँ पे 60 है तो इसकी सही फिगर बेटा क्या हो जाएगी? देखिए 3, 3 के बाद 2 लगाइए, 10 लाख किलोमीटर। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे क्रोमोस्फेयर के बारे में, दोस्तों वर्णमंडल, वर्णमंडल का रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है लाल। ये प्रकाश मंडल के वे साइड होती हैं, वे किनारे होते हैं जो वायुमंडल के प्रकाश को अवशोषण कर लेने के कारण प्रकाशमान नहीं हो पाते और इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है।
अगला पॉइंट है आपका कोरोना। कोरोना से आप सब अवगत होंगे दोस्तों। कोरोना एक तो वो था वायरस, उस वायरस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोरोना क्या है, एक सौर मंडल का ही एक हिस्सा है और ये एक्स किरण उत्सर्जित करने वाला एक बाहरी भाग है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही हमको दिखाई देता है। अगर हमको कोरोना देखना है दोस्तों तो हम जाएंगे सूर्य ग्रहण का, हम लोग वेट करेंगे, उस समय हमको ये पार्ट इसका सूर्य का दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉनहोफर लाइन। ये हमेशा जो लाइनें होती हैं वो काले रंग की होती हैं। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस ये पूछा गया दोस्तों एक बार, यहाँ पूछा गया था कि सूर्य की संरचना के अंतर्गत जो फ्रॉनहोफर रेखाएं होती हैं उसका रंग किस प्रकार का होता है, लाल, काला, पीला, नीला। ये चार ऑप्शन को दिए गए थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काली रेखाएं। दोस्तों किस एग्जाम में कौन सा पॉइंट पूछा गया ये बार बार मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पर वीडियो की लेंथ बढ़ेगी अननेसेसरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को आपने हाईलाइट करते हुए चलना है। अब बात करते हैं सौर कलंक। जी हाँ, सन स्पॉट। कलंक कैसा होता है, काला होता है, कलंक काला होता है। तो कोरोना में विद्यमान काले रंग के धब्बे जिनका तापमान सूर्य के सतह के तापमान से क्या होता है, कम होता है। जो सरफेस है आपका सन का, उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, काले रंग का टेम्परेचर, काले रंग के जो धब्बे होते हैं इसका टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा कम होगा मेन सरफेस से। इसे बोलते हैं सौर कलंक। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और सौर कलंकों का एक चक्र जो लगता है लगभग वो 11 वर्ष का लगता है। एक राउंड, एक रोटेशन से इसका एक परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी होती है, तो ये होती है 11 वर्षों में। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि सौर पवन क्या होती है, सोलर विंड। दोस्तों सूर्य के कोरोना से निकलने वाले प्रोटॉन्स की धारा को हम कहते हैं सौर पवन। बस इतना आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, सौर मंडल के पिंड। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में, ठीक है। इसमें आकाशीय पिंडों को 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था, 3 भागों में इसको डिवाइड किया था। अब चलिए सॉरी, हम लोग दोस्तों वीडियो में कट नहीं लगाते हैं, मैं वन शॉट में रिकॉर्डिंग करता हूँ। थोड़ा सा अगर इंटरप्ट हो रहा हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों 3 भागों में पहला जो वर्ग है ये होता है परंपरागत ग्रह। इसमें आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। जबकि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं जिसे हम बोलते हैं बोने ग्रह, इसके अंतर्गत रखे गए हैं प्लूटो को, चेरान को और सेरस को। और जो लघु पिंड होते हैं इसमें आपके आते हैं उपग्रह। ग्रह के क्या होते हैं, उपग्रह भी तो होते हैं। तो लघु पिंड है, तो उपग्रह आखिरकार किस वर्ग का हिस्सा है, परंपरागत ग्रह का, बोने ग्रह का हिस्सा है, या फिर हम इसको बोलते हैं लघु पिंड। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है। तो उपग्रह, धूमकेतु और अन्य पिंड कहलाते हैं आपके लघु पिंड। अब हम बात करते हैं ग्रह। दोस्तों सूर्य से निकले हुए पिंड जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो ये सभी बड़े बड़े जो पिंड होते हैं इसे हम बोलते हैं ग्रह। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और अपनी परिक्रमा कक्षा पाई जाती है। अपनी क्या होती है, अपनी एक वे प्राप्त होता है इनको, ठीक है। उसी वे में लगातार ये क्या करते हैं, चक्कर चक्कर लगाते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पार्थिव ग्रह जिसे हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, जिसे हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। इसमें आपके आएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एक होता है बृहस्पति है जिसे हम बोलते हैं जोवियन, जिसे हम बोलते हैं आउटर, और जिसे हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। इसमें आपके आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब यहाँ पे आपको दोस्तों ये सीक्वेंस पॉज करके इस वीडियो पे कमेंट करना है कम से कम 8 बार। क्यों, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, ये आप मुझे कम से कम 8 अलग अलग कमेंट टाइप करके भेजिए। क्यों, क्योंकि ये आपको याद होने चाहिए किसी भी हालत में। आप चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए। लिखिए और कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या होगा, जैसे आप टाइपिंग करेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड में ये फॉर्मेट आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और जो बच्चे रिवीजन से कतराते हैं, ध्यान रखिएगा, रिवीजन है तो कॉन्फिडेंस है, पढ़ाई वाला कॉन्फिडेंस है। और पढ़ाई वाला कॉन्फिडेंस लेके जाओगे एग्जाम में तो ही एग्जाम क्रैक है, वरना क्या होगा, खाली हाथ गए खाली हाथ वापस आए। वरना क्या होगा, एग्जाम से 4 घंटे पहले यूट्यूब में वीडियो वॉच कर लो, काफ़ी सारे मोटिवेशन वीडियो दिखाओ, एग्जाम क्रैक करके होगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस चाहिए पढ़ाई वाला, वरना तो क्या है, दुनिया भर के वीडियो हैं, लाखों करोड़ों वीडियो हैं मोटिवेशन के। मोटिवेशनल चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे क्या, मुझे चाहिए पढ़ाई से संबंधित, रिवीजन से आता है कॉन्फिडेंस हमेशा। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 131 पे हम लोग थे अभी, ठीक है। आकार के अनुसार पूछेंगे बड़े से छोटे की तरफ, तो बड़ा सबसे पहले कौन सा है, बृहस्पति है। इस इमेज को आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान।
और इसका भी आप मुझे कमेंट करिए लगातार, जल्दी से इसका कमेंट करिए, कम से कम 8 बार वो 8 बार ये। चलो अब बात करते हैं हम लोग यम। एक होता है यम मतलब यमराज, यम है हम हैं, वो वाला नहीं बच्चे। यम बोले तो प्लूटो। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसे बोलते हैं IAU के प्राग मतलब चेक गणराज्य सम्मेलन 2006 में प्लूटो को सौर मंडल से बाहर का ग्रह माना गया। पहले जो प्लूटो था वो सौर परिवार का हिस्सा था, सौर मंडल का हिस्सा था, मतलब कि सन की फैमिली में था, लेकिन इस मेंबर को आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। वजह क्या थी दोस्तों? वजह ये थी कि इसमें ग्रह के लिए एक नई परिभाषा दी गई। ठीक है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई करी जो प्लूटो के ऊपर अप्लाई नहीं हो पाई, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। कहते हैं ना भाई, परिवार में रहना तो हमारे कायदे हिसाब से रहोगे, आप लोग वहाँ निकल जाओ मेरे घर से बाहर। तो कुछ ऐसे ही इसके साथ में हुआ। ठीक है, प्लूटो की जो कंडीशन थी वो कुछ अलग थी, बाकी ग्रह की सौरमंडल वाली फैमिली के साथ मैच खाती थी, इसलिए बाकी ये रह गया, बाकी सबको बाहर निकाल दिया, प्लूटो को बाहर निकाल दिया। इससे आप सिंपल पढ़ सकते हैं इसको, ये जस्ट हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है बुध ग्रह के बारे में, मोस्ट टाइम पे आपका बुध ग्रह। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बुध जो है सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट है। ये जो मैंने आपको बोला था लाइन, आप टाइप करिए भेजिए हमको आंसर, इसलिए कहा था। बुध क्या है? सूर्य के सबसे करीब है। और और सूर्य के करीब होने के कारण ये ग्रह की जो परिक्रमा है वो सबसे उसमें कम समय लगता है। ध्यान रखिएगा कि जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा करने में कुल कितना समय लगता है इसको दोस्तों? तो इसको लगते हैं 88 दिन, 88 पृथ्वी के अकॉर्डिंग दिवस लगते हैं इसको, दिन लगते हैं पूरे। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन सा? आपका बुध ग्रह। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है अंडरलाइन, साइड में लिख लीजिए, स्टार मार्क के छोटे छोटे फॉन्ट में लिख लीजिएगा कि जो एक तरफ बुध है और एक तरफ सन है, सन और बुध, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बुध और सूर्य के मध्य दूरी जो है वो लगभग वो है 57.9 मिलियन किलोमीटर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है अच्छे से, मोस्ट टाइम पे है। डायमीटर सबका अलग अलग है, वो हम अगले पेज पे डिस्कस करेंगे, बट आपको इन दोनों का डिस्टेंस ध्यान रखना है, जो आई थिंक इस बुक में नहीं दिया गया। दोस्तों अगर हम बात करेंगे, बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल अगर होगा तो वहाँ पे जीवन भी संभव होगा, है ना। जैसे पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है, बट बुध के पास में कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर होता है, तापांतर जो होता है, जो टेम्परेचर में अंतर होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, वो सबसे अधिक मिलता है आपको मरकरी ग्रह के पास, ठीक है, बुध ग्रह के पास। दिन की सतह में अगर हम बात करेंगे, दिन के समय जो सरफेस का टेम्परेचर होता है वो होता है 467 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइट में ठंडा हो जाएगा -170 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी ठंड कभी गर्म, तो बुध में रहना पॉसिबल नहीं है। एक ही दिन में सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी, भाग के देंगे हम लोग नीचे, बस बाद में पृथ्वी पर। ठीक है, इस ग्रह पर क्या होता है, कैलिरियस बेसिन भी पाया जाता है। ये फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रहेगा ध्यान बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और अगले पॉइंट पर। ध्यान रखिएगा 88 डेज आपको बुक में लिखना है, वो आपने लिख दिया होगा, है ना। उसके बाद आपको डिस्टेंस 57.9 मिलियन किलोमीटर, ये आपने बुक में लिख दिया होगा अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर सॉरी बच्चे, मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ नहीं नहीं बेटा रुक जाओ। ये आपका शुक्र है, वीनस। यहाँ पे दोस्तों शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है, साइज वाइज पृथ्वी और शुक्र का जो साइज है बिल्कुल सेम सा लगता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, सिस्टर क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं ऑफ अर्थ। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों को ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं क्या, जुड़वा बहन, बहन ग्रह, जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो शुक्र ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे चमकदार, सबसे चमकीला ग्रह होता है। और उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे बुध का शून्य था, वैसे क्या शुक्र का भी जो उपग्रह होते हैं वो भी क्या है, बिल्कुल शून्य है, ज़ीरो। अब दोस्तों इस शुक्र ग्रह को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, संध्या का तारा, बहुत सारे इसके नाम हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, 480 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन के कारण ये सबसे चमकीला भी है। दोस्तों चमकीले का अर्थ है कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, अलग से मतलब से ज्वलित कुछ दिखता है इसमें। तो शुक्र क्या सबसे ब्राइटेस्ट आपका क्या है,
ग्रह है। दोस्तों इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? सर्वोच्च बिंदु मतलब कि यहाँ पर कोई माउंटेन भी है जिसको हम बोलते हैं बीटा माउंटेन, ठीक है। और इस बिंदु में मैक्सवेल है, इस बिंदु का नाम दिया गया है मैक्सवेल। और बीटा माउंटेन पर क्या है? ये मैक्सवेल स्थित है। मोस्ट 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 एमपी पॉइंट जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों हमने बात करी थी यहाँ पर शुक्र के बारे में, तो शुक्र और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ बुक में नहीं दिया गया है लेकिन पढ़ना जरूरी है आप लोगों के लिए। दोस्तों सूर्य के जो सूर्य और जो शुक्र है, सन जो और जो आपका वीनस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 108 मिलियन किलोमीटर। लिख लीजिए इसको बुक के साइड में, यहीं लिखना, स्टार मार के इसके आसपास लिखो। यानी कि कुछ पन्ने पर किसी लास्ट पेज में लिख रहे हो, अलग से किसी बुक में लिख रहे हो, नहीं। बुक में करो किलम काटी, बुक में करो लगातार हाईलाइट, कोई दिक्कत है, और रिवीजन करोगे बुक में से करोगे ना। किसी एग्जाम में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, स्टेट से बाहर परसेंट पड़ गया, सीधे बुक को डालो बैग के अंदर, खटाखट रिवीजन कर डालो उस बुक का। अब बात करते हैं उससे यहाँ पर क्या, और यहाँ पे कुछ और पॉइंट खास ऐड नहीं कर सकते। हाँ, इसका परिक्रमण काल आप चाहो तो देख सकते हो, पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या करता है ये, और रोटेट करता है। इस दिशा में क्या करता है ये, घूमता है। और कुछ खास तो ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और आप देख लीजिएगा कि जो शुक्र है वो सूर्य के चारों ओर लगभग 225 पृथ्वी दिवस, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसको इतना समय लगता है एक चक्कर लगाने में। समझ रहे बेटा? जो शुक्र ग्रह है ये सन के चारों ओर कितना डेज लेता है, इसमें नहीं दिया गया इसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 225 डे। वैसे एग्जैक्ट जो फिगर है दोस्तों वो आपकी होती है 224.7। ये स्टेट पीसेस वाले इतना डे लिख लेंगे, फिर हैश लगा करके ये डे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को पेन डाउन कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में सौर मंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह होता है वो शुक्र होता है, और इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है, इसका टेम्परेचर कितना होता है 480 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो अब बात करते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं पृथ्वी की तरफ। दोस्तों पृथ्वी सूर्य का तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है, और इसका आंतरिक ग्रह में, जो आंतरिक ग्रहों में ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। और पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पे लाइफ लाइन पॉसिबल है लोगों के लिए। और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। पानी कैसा होता है, आज ब्लू पानी से एक सॉन्ग था ना वाला, है ना, तो क्या है, नीला ग्रह होता है। दोस्तों एक बार यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पर एक कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तरफ पानी है और एक तरफ एयर है, जीवन के लिए आपको किसी एक चीज़ को चुनना होगा तो आप किसे चुनोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसने बोला पानी। ऐसा क्यों? पानी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पानी से उसको मिल जाएगा। अगर केवल वो ऑक्सीजन बोलेगा तो दिक्कत रहेगी। समझ रहे क्वेश्चन क्या था? आई होप सब बातों को समझ पाए होंगे, ठीक है। चुनाव केवल एक चीज़ का करना हो तो आप हमेशा पानी को चूज़ करोगे, ना कि हवा को। चलिए अब हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि इसका अक्षीय झुकाव कितना है। 23.5 डिग्री हमारा पृथ्वी का क्या है, झुकाव है। अब दोस्तों अगर आपने ग्लोब ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो ये हमारा ग्लोब है। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग क्या है, और रोटेट हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये 23 डिग्री तक क्या है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब यहाँ पे 90 डिग्री के झुकाव के हिसाब से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, तो हमारा कक्षीय झुकाव होगा 66.5 डिग्री। जब आप लोग तरीके से पढ़ोगे ना देशांतर, जो ढंग से ग्लोब वाले टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको ही चलेगा पता तब। दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा प्रोगिस्मा सेंचुरी है, और इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है बेटा, तो ध्यान रखिए पृथ्वी का जो एकमात्र आपका उपग्रह होता है वो होता है सन, मतलब चांद, बोले तो मून, चंदा मामा। अब बात करते हैं मून जी के बारे में। दोस्तों चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है उसे हम बोलते हैं क्या, सेलेनोलॉजी। दोस्तों साइंस का वो डिपार्टमेंट जो चंद्रमा का अध्ययन करेगा वो कहलाएगा क्या, सेलेनोलॉजी। जैसे स्टडी ऑफ समथिंग एक्स वाई जेड आप पढ़ते हो ना, अलग अलग डिपार्टमेंट की स्टडी अलग अलग होती है, तो वैसे ही वो डिपार्टमेंट जो चांद का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं सेलेनोलॉजी। इसके अलावा आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि चंद्रमा को हम लोग जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह ही लगभग 460 करोड़ वर्ष की आयु रखता है, सबसे ओल्डेस्ट ये है। और
अगर चंद्रमा के बारे में बात करेंगे तो चंद्रमा का जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर जो पर्वत है वो कौन सा है दोस्तों? वो होता है आपका लिबनीटस। और इसकी हाइट कितनी होती है? 10,668 किलोमीटर। ठीक है, 10,668 मीटर इसकी क्या है? कुल ऊंचाई होती है। और पृथ्वी से चंद्रमा का केवल हम लोग 59% हिस्सा ही देख पाते हैं, बाकी जो अदर परसेंट है वो क्या होता है? हाइड रहता है, वो हमको नहीं दिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इजी था क्वेश्चंस। चलिए आगे बात करते हैं अपभू के बारे में कि एपोजी क्या होती है। दोस्तों चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होता है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं क्या? अपभू। मतलब कि मैक्सिमम डिस्टेंस अपभू, अपोजी। और इसका डिस्टेंस कितना होता है? 4,06,999। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसी के अपोजिट जो कंडीशंस होती है वो कहलाती है क्या? पेरेजी, मतलब उपभू। इसमें क्या होता है? न्यूनतम दूरी होगी, कितनी होगी? 3,56,399 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अब बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। दोस्तों एक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा दोस्तों एक मूवी थी रानी मुखर्जी की। वो काफ़ी अच्छी मूवी थी, उसमें ध्रुव तारे का प्रयोग किया गया था, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था। ठीक है, ध्रुव तारा क्या होता है कि प्राचीन काल में लोगों के पास में वॉच नहीं होती थी, घड़ी नहीं होती थी, तो दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमारा जहाज़ किस दिशा में जा रहा है, हमें वापस किस डायरेक्शन में अपने घर वापस आना है, तो दिशाओं का ज्ञान करने के लिए, डायरेक्शंस की नॉलेज के लिए ध्रुव तारे का प्रयोग करते थे। और पृथ्वी के उत्तर में हमेशा ध्रुव तारा आपको दिखाई देगा, और इसने बहुत बड़ी हेल्प करी है नाविकों की। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्त मतलब सेवन, सेवन स्टार से बना आपका ग्रेट बियर, सप्तऋषि। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा सप्तऋषि आपको उत्तर की ओर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उत्तर की ओर दिखाई देगा। और ये जो दोस्तों आपका ध्रुव तारा था ये भी क्या था? उत्तर की तरफ था। अब सप्तऋषि में 7 स्टार होते हैं और सातों स्टार को अलग नाम दिया गया है। और एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सप्तऋषि के तारों को सही क्रम में लगाइए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपको सही क्रम अच्छे से ध्यान रखना है। इनफैक्ट एक बार आपको यूपीपीएससी का एग्ज़ाम था, वहाँ पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा तारा सप्तऋषि का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको 7 याद होंगे तभी आप लोग उसमें से ऑड जो अलग होगा, जो गलत होगा, उसका आप चुनाव कर सकते हो। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि यहाँ पे आपको सातों के सातों तारों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, अच्छे से आपको ये नाम याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। चंद्रमा के बारे में कुछ तथ्य अगर हम ध्यान रखेंगे तो पृथ्वी से इसकी औसत दूरी कितनी होती है। ठीक है, औसत दूरी के लिए आपको ये फिगर ध्यान रखनी है, व्यास कितना है? 3473 किलोमीटर। और पृथ्वी के संदर्भ में द्रव्यमान कितना है इसका? 1/81। और यहाँ पर चांद से संबंधित जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, ये चंद्रमा का वह स्थान होता है जहाँ पर अमेरिका अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। अब अमेरिका जो आपका अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था वो कब उतरा था चांद पर? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। यहाँ पे दोस्तों आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा आप इसको लिखिए बुक्स के साइड में या फिर इसमें एरो बना करके खटाक क्या लिखेंगे आप लोग? आप लिखेंगे 24 जुलाई। ठीक है, 24 जुलाई, 21 को तो तब निकला था शायद वो। आप दोस्तों लिखेंगे कि 20 जुलाई 1969 में, मुझे जस्ट अभी याद आ रहा है, 20 जुलाई 1969 को ये उतरा था सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। और अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा से उड़ान इसने भरी थी। चंद्रमा पर यह पहुंचा था 20 जुलाई 1969 को। ये आपको ध्यान रखना है। वापस लौटा कब था? गया, पहुंचा और वापस लौटेगा भी। तो दोस्तों ये वापस लौटा था 24 जुलाई 1969 को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में सफलतापूर्वक इसकी वापसी हुई थी। तीनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साथ में कौन गया था भाई? आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, चंद्रमा के इस भाग में पहली बार चंद्रयान अपोलो 11 उतरा था। और मानव ने चंद्रमा पर पहला जो कदम रखा था वो रखा था 20 जुलाई 1969 को रखा था। इन दोनों के नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर, ये लोग यहाँ पर क्या थे? सम्मिलित थे। चलो अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, मंगल ग्रह पे आते हैं।
ठीक है। मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है लोह ऑक्साइड। क्या मिलता है यहाँ पर? लोह ऑक्साइड मिलता है। जैसे हमारे अर्थ के ऊपर क्या होती हैं, ऋतुएं बनती हैं, तो वैसे ही सेम कंडीशंस यहाँ पर भी बनती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी क्या है, थोड़ी सी बैंड है, थोड़ी सी झुकी हुई है। और मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से? मंगल के दो उपग्रह हैं, एक आपका फोबोस और एक आपका डीमोस। ठीक है। और निक्स ओलंपिया एक ऐसा पर्वत है जो हमको मिलता है मंगल ग्रह के ऊपर, और इसकी जो हाइट है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। और ओलिम्पस मैसी ज्वालामुखी है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? सीधे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आप बोलोगे मंगल ग्रह पर। क्या बोलोगे? मंगल ग्रह पर। अब बात करते हैं सूर्य और मंगल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है, मालूम है आपको? देखिए ध्यान रखिएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये है, इसमें आपको ये फिगर एग्जैक्ट ध्यान रखनी है, 22,794,3824 किलोमीटर। और इसके अलावा मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको कुल कितना समय लगता है वो इस बुक में नहीं दिया गया है। वैसे एक टेबल शायद लास्ट में इस बुक में होगी, वो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे आई थिंक इसका 687 डे होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। और हाँ, मंगल ग्रह का जो टेम्परेचर है ना, चलो आप मुझे बताइए मंगल ग्रह का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है? -65 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर ये टेम्परेचर पाया जाता है। और फोबोस और डिमोस ध्यान रखिएगा। और जो डिमोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये लिखिएगा डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। लगे हाथ तो ये भी लिख लो, अब जब पढ़ रहे हैं तरीके से पढ़ लेते हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। यहाँ पर बृहस्पति की ओर। बृहस्पति से संबंधित आपको बस केवल ये ध्यान रखना है कि आकार की दृष्टि से ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। और इसके 79 उपग्रह पहले थे, अब नहीं है। सबसे टॉप पे पहले शनि था, सेकंड में आपका बृहस्पति आ गया था, अब दोबारा से बृहस्पति हो गया, सेकंड में सैटर्न हो गया है। लेकिन बृहस्पति के पास वर्तमान में ग्रह कितने होते हैं ये आप मुझे कमेंट करिए, और शनि के ग्रह कितने हो चुके हैं ये भी आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी है तो वर्ष 2023 में ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस वीडियो की, और अभी जो डेट हुई दोस्तों वो ही आपकी मार्च, ध्यान रखिएगा 7 मार्च 2023 होली का समय है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए दोस्तों। अब जो वर्तमान में हो चुके हैं इसके पास टोटल उपग्रह, वो संख्या आपकी हो जाएगी 92। ठीक है, 92, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा सनी के बारे में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है थोड़ा सा, और मोस्ट टाइम पे पॉइंट जो शायद यहाँ पे नहीं दिया गया है दोस्तों, इसकी जो खोज हुई थी, ध्यान रखिएगा कि गैलीलियन उपग्रह, इसको हम लोग कहते हैं, बृहस्पति का अन्य नाम भी क्या है? गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं इसको हम लोग। और इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलिए के द्वारा की गई थी। मोस्ट 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 टाइम पे फैक्ट आपका ये है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि इस ग्रह पर एक विशाल गड्ढा भी है जिसमें आग की लपटें लगातार निकलती रहती है, जिससे ये विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। कैसा? लाल धब्बे जैसा दिखाई देता है। और दोस्तों बृहस्पति के पास खुद के अपने कुछ वलय भी तो होते हैं, याद होगा आपको दोस्तों। बृहस्पति के पास जो वलय होती है और जो वलय की जो खोज हुई है वो हुई थी आपकी 1979 में। ध्यान रखिएगा किसने करी थी? ये करी थी वॉजेयर फर्स्ट ने। ये आपको ध्यान रखना है बस। अगला पॉइंट देखते हैं शनि के बारे में। दोस्तों ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, और इन वलयों की जो संख्या होती है, जो रिंग होते हैं, जो छल्ले होते हैं, इसकी संख्या आपकी है टोटल 7। कितनी है? 7। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि शनि के पास 82 उपग्रह हैं जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह होता है, और ये आकाश में पीले तारे की तरह जो सैटर्न होता है वो क्या आता है? नज़र आता है। राइट। और जो टाइटन है, ध्यान रखिएगा, हम शनि के बारे में बात करें, जो टाइटन है ना, इसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, मोस्ट 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 टाइम पे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, और जो टाइटन ये शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? ये आपका यूपी ट्रिपल लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, और इसका नाम है रिया। ध्यान रखिएगा इस उपग्रह का नाम है आपका रिया। ये शनि का दूसरा उपग्रह है जो सबसे बड़ा है।
पहला टाइटन है, ठीक है, और जिसका व्यास, टाइटन का अगर हम बात करेंगे व्यास के बारे में, जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम में इसका व्यास पूछा गया था। इसका व्यास होता है 5150 किलोमीटर। और जो रिया है, जो रिया का व्यास होता है बेटा, वो कितना होता है 1530 किलोमीटर। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब बढ़ते हैं आगे अरुण के बारे में। दोस्तों अरुण में आपकी मीथेन गैस पाई जाती है, इसके वजह से ये हमको हरा दिखाई देता है। और जो उसमें सूर्य उदय पश्चिम में होता है, सूर्य अस्त पूर्व में होता है। हमारा क्या होता है, सूर्य उदय पूर्व में होता है, पश्चिम में जाकर के अस्त होता है। ये आपको मालूम होगा सबको, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशंस में ये क्या होता है, अरुण ग्रह में बिल्कुल उल्टा चलता है ये। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ खास पॉइंट ज़्यादा खास नहीं है, आपको टॉलमी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, टॉलमी ने क्या कहा था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था, इस पर्सनैलिटी को ध्यान रखिएगा, जोहानसन। इसके अलावा हम बात करेंगे एस्ट्रॉयड के बारे में, थोड़ा आप इसको पढ़ लीजिएगा कि शुद्ध ग्रहों की बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ती है। हमेशा जो एस्ट्रॉयड बनेंगे वो बनेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में, बस। इसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे कि अणु के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख आपके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन या फिर इप्सिलॉन। ये छल्ले किस ग्रह का हिस्सा है, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है। दोस्तों ये आपका है अरुण ग्रह का हिस्सा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइटेनिया। ये अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है, ये अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। और अरुण की खोज आखिरकार कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज हुई थी 1781 में। वनडे एग्जाम एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था किसके द्वारा हुई थी, उनका नाम था विलियम हर्शेल। ये भी आप साइड में बुलेट पॉइंट बना करके स्टार मार के लिख लीजिएगा इसको साइड में। अब बात करते हैं दोस्तों वरुण के बारे में। ये आपका क्या है, नेपच्यून। क्या है, नेपच्यून। दोस्तों सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह होता है और इसके 14 उपग्रह हैं। और सबसे छोटा उपग्रह जो होता है इसका नाम है आपका क्या, नेयाद। और इसका रंग कैसा है, नेपच्यून का दोस्तों रंग है आपका हल्का पीला। क्या है, हल्का पीला। चलो, और हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ऐसा कौन सा ग्रह होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, इसका नाम क्या है, अरुण नाम है या वरुण नाम है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिएगा। एक बेसिक क्वेश्चंस, खुराफाती क्वेश्चंस आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है बस, ग्रहों से संबंधित तथ्य जो भी दिए गए हैं, बुध के पास कितने उपग्रह हैं, क्या इसका व्यास है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। कई बार जो पूछा गया है वो पूछा गया मंगल का डायमीटर, मंगल का व्यास, ये ध्यान रखिएगा, शनि का और बृहस्पति का, बस ये तीन तो आपको याद करने हैं किसी भी हालत में, किसी भी हालात में। चलो दोस्तों अब यहाँ पे फ़िलहाल इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे, देते हैं पूर्ण विराम। बट अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो संबंधित होंगे सौरमंडल से। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिएगा एक एक क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ते हुए। तो चलिए आपके सामने डिस्प्ले पर लाते हैं आप केवल एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार, कमेंट बॉक्स ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 33 कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन सबसे अधिक होता है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, 71, 61%, 75% या फिर 54%। जल्दी से भेजिए इसका सही जवाब। अगर आपने इसका आंसर दिया तो आपका इस वीडियो के प्रति जो अटेंशन था, एकाग्रता शक्ति थी, वो काफ़ी मजबूत थी। 34 का, तो 33 का राइट आंसर इसका ए 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन से 34, निम्न में से कौन सा एक तारा है, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। और 34 क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना टेम्परेचर होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए इसका सही जवाब भेजिए। उसका राइट आंसर इज सेम। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबकी प्रतिशत मात्रा इस वीडियो में डिस्कस करी थी, याद करिए, याद आएगा आपको, नहीं याद आया तो दोबारा से वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका ए हीलियम। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कुल कितना समय लेता है। सूर्य की जो सनलाइट होती है वो अर्थ तक पहुंचने में उसे कितना समय लगता है, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, वो था आपका 8 मिनट समथिंग। और राइट आंसर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह होता है। मैंने इसलिए कहा था कि आकार के अकॉर्डिंग सही क्रम याद करो, राइट, और जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सही क्रम याद करिए। 8 बार मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था, वजह यही थी। क्वेश्चन नंबर 38, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, पूछता साइज, ठीक है, टिक लगा के आते हैं,
निकटतम कौन सा ग्रह है, तो इसलिए दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 38 क्वेश्चन नंबर, और इस 38 का राइट आंसर इस क्या ए। क्वेश्चन नंबर 39, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 300, 56, 36 या फिर 88। क्वेश्चन नंबर 39 और उसका राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं मंगल में, बुध के पास, बृहस्पति के पास या फिर शनि के पास। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, ए बी सी और डी। और इसका राइट आंसर, बुध और शुक्र के पास कोई भी क्या होते हैं उपग्रह नहीं होते। स्टार्टिंग में यही उपग्रह बड़े थे। इस वीडियो में स्टार्टिंग में उपग्रह स्टार्ट किए थे यहीं से किए थे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर और सबसे कम समय लगाता है, सूर्य का जो चक्कर लगाएगा सबसे कम समय किसको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 42, लगाइए लॉजिक, आएगा आंसर याद। राइट आंसर इज 42 का राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है या फिर शनि है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 44, कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, बुध की, शुक्र की, मंगल की या फिर बृहस्पति की। 44 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है, पृथ्वी का, बुध का, प्लूटो का या फिर शनि का। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका और इसका राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर वरुण है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर इज है। क्वेश्चन नंबर 47, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना साइज में बड़ा है, बुध, मंगल, शुक्र या फिर यम। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर इज सी, यम। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इज बी, शुक्र। इस पर रुकना बेकार है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 49, शाम का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, याद करिए, इसी में डिस्कस किया हमने इसी वीडियो में, और इसका राइट आंसर इज क्या, बी। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए इस समय अगर आपको अधिक चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सेंटर पे डिस्प्ले पे टच करोगे तो वीडियो पॉज हो जाएगा, समय ले सकते हैं आप लोग। आप बोलोगे सर बड़े जल्दी बताया आपने, तो देखिए स्पीड से बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़े ना। पॉज करके आप खुद भी क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, आंसर भेज सकते हो हमको, है ना। चलो 50 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़िएगा। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 51, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन कौन से हैं, याद करिए, सीक्वेंस याद करिए। शुक्र और पृथ्वी को थोड़ा मेमोराइज करिए, देखिए जो आपने सीक्वेंस याद किया था उसमें कौन सा आएगा। 51 क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इज है बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 52, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, ये इस बुक में हमने डिस्कस नहीं करा है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अब इसके माध्यम से डिस्कस करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर भेज सकते हो, कहीं भी पढ़ा हो, अपने किसी और से पढ़ा हो। 52 का राइट आंसर इज है, किसी और बुक में पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 53, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह पूछा है, सबसे हाइयर कौन सा है। 53 क्वेश्चन नंबर, जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होगा वही होगा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 54, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के पूछा है। 54 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, सौंदर्य का देवता किसे बोलते हैं, बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या फिर शनि को। 56 क्वेश्चन नंबर और उसका राइट आंसर इज क्या, बी, शुक्र। दोस्तों ये थे छोटे मोटे क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा ना उसके बाद आपको हम करवाएंगे कम से कम 300 क्वेश्चंस की एक सीरीज़, या ये बुक जब पूरी होगी उसके बाद करवाएंगे, क्योंकि इस सीरीज़ में हम अचानक से एमसीक्यू क्वेश्चन ऐड करेंगे वो चीज़ गलत है। या तो मैं एक काम करूँ, जब थ्योरी बुक्स हम पूरी कर रहे हैं ना उसी में से रैंडमली लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगा वन लाइनर फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं, है ना। ऐसा कर लेते हैं, एक वीडियो मैंने जस्ट डेमो किया है, प्रैक्टिकल किया है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। सीधे चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ लें आपसे लास्ट में, या फिर ऐसे एमसीक्यू। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो जम के इस वीडियो को डिसलाइक मारिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।